बात होगी बटेंगे तो कटेंगे, ये तीन शब्द राजनीति के केंद्र में गूंज रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से। सिलसिले की शुरुआत तो 26 अगस्त को ही हो गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश के विधानसभा 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, हर जगह इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन अब बंटने को लेकर एनडीए भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने यह नारा बुलंद किया, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसे दोहराया, फिर सरसंघचालक मोहन भागवत भी सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। लेकिन अब जो घटक हैं एनडीए के, वो कह रहे हैं भाई ये नहीं होने वाला, ये नहीं चलने वाला, बटेंगे तो कटेंगे। अपना वोट तो आपने साध लिया, आप हिंदू वोट बैंक को लामबंद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अपने हित तो साध लिए, हमारा वोट काट दिया। महाराष्ट्र की संस्कृति, परंपरा, वहां की धरोहर, वहां की विचारधारा का हवाला दे रहे हैं। अजित पवार, अहम घटक महायुति के, बीजेपी के सहयोगी, कह रहे हैं ये यहां नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। और साथ ही साथ जेडीयू, अहम घटक, बिहार में सत्ता की अगुवाई भी कर रहा है। उनके एक वरिष्ठ नेता ने तो साफ कह दिया, जब देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हिंदू हैं, तो देश में हिंदू कैसे असुरक्षित हो गए, कि ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। अब उनका अपना वोट बैंक है, अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं, और यह दुख उत्तर प्रदेश में भी घटकों को साफ पीड़ा देता दिख रहा है। आरएलडी खुलकर बोल नहीं रही, लेकिन अंदर खाने वो असहज है। और इसके साथ साथ यह मुद्दा कहीं ना कहीं जुड़ रहा है आरक्षण से भी और संविधान से। तो संविधान की कोरे पन्नों का संविधान, वो तस्वीरें भी वायरल करती दिखाई दे रही है बीजेपी। वो लाल किताब जो जेब में लिए हुए राहुल गांधी घूम रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इसमें अंबेडकर का अपमान, सम्मान, दलितों और आदिवासियों का सम्मान, अपमान, वो तो जुड़ा ही जुड़ा। अब नो द पर्सन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये तो कोरे पन्ने लेकर घूम रही है कांग्रेस, यह छलावा है, यह कोई संविधान के प्रति सम्मान नहीं है। या दरअसल कांग्रेस ने मजबूर कर दिया है बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को भी, कि वो उनकी पिच पर आकर खेलें। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो सवाल हैं आपके, जो आपकी राय है, 7303622833 पर जरूर भेजिए, उनको मैं सम्मिलित करूंगा। यह नया फॉर्मेट है और आपका सवाल, सीधा सवाल भी कार्यक्रम में शामिल होगा। अब बटोगे तो कटोगे में एनडीए में ही एक बांट सामने आ रही है, विरोध के सुर, कि भाई बटोगे तो कटोगे कहकर हमारा वोट क्यों कटवा रहे हो। वो परेशानी और वो नाराजगी, एक तलखी भी अब साफ सुनाई दे रही है। और इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी अजित पवार गुट के सर्वे सर्वा अजित पवार ने, उन्होंने क्या कहा, ये छत्रपति शिवाजी, राजश्री शाहू महाराज, महात्मा फुले का महाराष्ट्र है। यहां के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। यहां के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का प्रयास किया है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। शब्दों पर गौर कीजिए अब दर्शकों, यहां के लोगों को यह बातें पसंद नहीं है, मतलब ये गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अजित पवार कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? बीजेपी को, कि ये काटना कूटना क्या होता है। यहां के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। भाईचारा, यानी कि क्या आप भाईचारा तोड़ रहे हैं। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते।
यहां सीधे आरोप जड़ दिया है क्या योगी आदित्यनाथ पर कि 80-20 की आप अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में करते रहिए, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा ना कीजिए। अब बीजेपी तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे में ताजा ताजा इंपोर्ट शब्द भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है ना आजकल। वो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी का मामला भी बन गया था। मैं संजय निरुपम की बात कर रहा हूं, कांग्रेस में थे। वो कह रहे हैं अजित दादा अभी आज नहीं समझ रहे हैं, आगे समझ जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये लाइन बिल्कुल चलेगी। अजित दादा को समझना पड़ेगा सीएम योगी कोई गलत बात नहीं कह रहे। तो शिंदे गुट बीजेपी के साथ है, लेकिन अजित पवार अलग 50 से ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। वो उनको डर लग रहा है क्या कि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, मैं पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो जाऊंगा। इसलिए नवाब मलिक के लिए बाकायदा वो प्रचार करते दिख रहे हैं। वो नवाब मलिक जिसके बारे में बीजेपी ने साफ कहा कि नहीं, इनको तो टिकट ही नहीं देना है, इनके तो दाऊद से संबंध है, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। अब उनके लिए बाकायदा वो प्रचार कर रहे हैं और वहां पर ऑफिशियल कैंडिडेट महायुति का मानखुर्द से वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का है। और सिलसिला सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रुक रहा है। जेडीयू जो अहम घटक है और बिहार में सत्ता की अगुवाई कर रही है, उनके एमएलसी हैं, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, वरिष्ठ नेता हैं। वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की देश को जरूरत नहीं। इन नारों की जरूरत उन लोगों को है जिन्हें संप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। मतलब बीजेपी पर सीधा कह रहे हैं संप्रदाय के नाम पर आपको वोट चाहिए। जब देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हिंदू हैं तो देश में हिंदू कैसे असुरक्षित हो गए? अब क्या ये असहजता है कि भाई बीजेपी अपना वोट तो बनाए रख रही है, हमारे वोट कट रहे हैं? आरएलडी में भी अंदर खाने बड़ी इस बात को लेकर एक छटपटाहट है, एक असहजता है। रामविलास पासवान गुट जो है, चिराग पासवान की पार्टी, वो तो कह रही है कि नहीं नहीं जी ठीक है, पर आप बंद कमरे में बात कीजिए तो दिक्कत का सबब दिखता है। तो ये नारा जिसे योगी आदित्यनाथ ने दिया और प्रधानमंत्री ने आगे किया और फिर सरसंघ चालक उसे और आगे बढ़ाते दिखे, और ये लग रहा है कि आने वाली राजनीति में अभी केंद्र में रहने वाला है। इससे एनडीए में क्या खींचतान भी बढ़ेगी, यह अपने आप में सवाल है। और यह जुड़ जाता है संविधान से और आरक्षण से भी। भाई बीजेपी को दलित वोट बैंक छिटक गया, पिछड़ी जाति में भी सेंधमारी हुई, जिसकी बानगी हमने उत्तर प्रदेश में देखी। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो वो लामबंदी की तो 29 सीटें नीचे गिर गई। बीजेपी 62 से 33 पर आ गई। समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेने में कामयाब हुई। तो दलित वोट बैंक में छिटक गया, पिछड़े में सेंधमारी हो गई और मुसलमान लामबंद हो गए। वोट जिहाद की तो बात लगातार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद के चलते 14 से ज्यादा सीट पर महायुति की हार हुई। तो ये फिर से जुड़ गए जैसे जुटे थे। और खास महाराष्ट्र में अगर मराठा, दलित और मुसलमान ये समीकरण महाविकास अघाड़ी के लिए खड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और राहुल गांधी लाल किताब लेकर तो घूम ही रहे हैं। तो पहले तो भाई किताब लाल नहीं है, अब वो कहां से व्हाट्सएप से जानकारी हासिल की कि नीले रंग का संविधान होता है। मैंने आपको ये जानकारी दी थी, नीले रंग का कोई संविधान नहीं। जो ओरिजिनल कॉपी है, लेदर बाउंड है, काले चमड़े की संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है। बाकी रंग को लेकर ऐसे कोई मापदंड है ही नहीं संविधान को लेकर। लेकिन अब एक और चीज उठाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मोर्चा खोला है। वो कह रहे हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। महाराष्ट्र में कोरे कागज वाली किताब दिखाई जा रही है।
अब बीजेपी वीडियो वायरल करा रही है कि जी ये संविधान की किताब तो ये तो कोरी किताब है, इसमें कुछ है ही नहीं। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने बांटी थी या बीजेपी के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं, इस बात की अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन लाल रंग की ये किताब जो कोट पॉकेट एडिशन है, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भेंट करते दिखाई दिए और गृह मंत्री अमित शाह भी इस किताब को लेते हुए दिखाई दिए। ईबीसी जो प्रकाशक है उसी ने लाल रंग की किताब गिफ्ट की। तो रंग नहीं चला तो अब आ गया कोरा कागज और लड़ाई हो रही है। अंबेडकर का अपमान कौन कर रहा है? अंबेडकर तो दरअसल महाराष्ट्र के थे। तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बटेंगे पर एनडीए बटा, घटकों का वोट घटा और कोरे कागज का संविधान जारी घमासान। कांग्रेस क्या अपनी पिच पर लाने पर कामयाब हो गई है, या दूसरे शब्दों में कहूं बीजेपी को मजबूर कर दिया है? और फायदा किसका होने वाला है संविधान पर घमासान जो मचा हुआ है उसे लेकर? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए गठबंधन के दो और खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ एनसीपी के अजित पवार गुट, असल एनसीपी के महासचिव, उनके मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम गौस। उनके बयान का मैंने अभी जिक्र भी किया है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आखिरकार आपको महाराष्ट्र की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी विचारधारा की याद आई गई? ब्रजमोहन भाई की सांप्रदायिक सद्भाव जरूरी होता है और महाराष्ट्र की तुलना बाकी राज्यों से ना करिए। सीधा यही कह रहे हैं ना कि भाई योगी आदित्यनाथ आप करते रहिए 80-20 उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में ना कीजिए। संदीप जी बात बिल्कुल ठीक है। इस मुद्दे को हम लोग चूंकि गठबंधन के साथी हैं और गठबंधन में अगर कोई मुद्दा ऐसा सामने आता है तो उसके एक जिम्मेदार साथी होने के नाते हम लोगों का दायित्व है कि हम अपने गठबंधन में इस बात को स्पष्ट रूप से रखें, जिससे कि जो वांछित परिणाम हम लोग चाहते हैं इस चुनाव के बाद वो हम लोगों को मिल सके। यही बात हमारे जेडीयू के साथियों ने कही है, यही बात हमारे जो दीगर लोग हैं जो इस बात को महसूस कर रहे हैं उन्होंने बोला है। तो ये एनडीए के कार्य करने की एक शैली है, इसको था आपको समझना होगा। बंद कमरे में जो चर्चाएं होती हैं, आप लगातार, आप अजय दादा पवार, आप बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलते हैं, कभी आपने ऐतराज दर्ज नहीं किया था बंद कमरे में कि भाई ये मत करिए, ये बटेंगे तो कटेंगे, आप हमारी वोट काट रहे हैं? जो सार्वजनिक बयान देने की नौबत आ गई अजय दादा पवार की तरफ से, क्या बंद कमरे में बात आपकी सलाह नहीं मानी बीजेपी ने? नहीं, ये हमारे वोट के कट्टे से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है संदीप जी, ये पूरे गठबंधन को मिलने वाले वोटों से जुड़ा हुआ मामला है। और जब किसी ने प्रश्न पूछा तो उसका निश्चित रूप से, चूंकि ये पब्लिक डोमेन में बात आई है, तो पब्लिक डोमेन में जब कोई बात आई है तो उसका अगर प्रश्न पूछा गया है तो उसका जवाब भी उसी प्रकार से दिया जाएगा। पर उस जवाब को देने के पीछे बहुत स्पष्ट मंशा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि महायुति की सरकार बने और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत के आए। अगर इस प्रकार के किसी बयान से या इस प्रकार के किसी चर्चा से हमारे उम्मीदवारों के ऊपर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है और इसकी जानकारी हम यदि अपने गठबंधन में अपने वरिष्ठ साथियों को, हमसे जुड़े हुए जो लोग, बीजेपी कहां आपकी सलाह मान रही है? आज प्रधानमंत्री मोदी भी थे महाराष्ट्र में, वो तो इस नारे को और आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस जातियों को लड़ाना चाह रही है, कांग्रेस का एजेंडा दलित ओबीसी जातियों में बटे रहे। वो तो कह रही है कांग्रेस कर रही है ये बांटने का काम। बिल्कुल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वो कोई बात कहते हैं तो उनका मंतव्य पूरा देश होता है।
और वो ये बात जो हम लोग उसका एक अर्थ निकालते हैं कि उन्होंने ये कहा कि पूरे देश को एक होना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से विश्व में अभी विघटनकारी ताकतें खड़ी हो रही हैं, उनसे निपटने के लिए चीज जरूरी है कि पूरे देश के लोग एक हो, तभी हम जाके अपने इस विश्व में हम अपना स्थान को बना पाएंगे। तो उनका मंतव्य यह है, मतलब लेकिन प्रधानमंत्री की कांग्रेस, बात सही है, योगी आदित्यनाथ की बात से आपको दिक्कत है कि बटेंगे तो लेकिन कटेंगे। कांग्रेस नहीं, वो मैं बात दूसरी बात तो कर, सरसंघचालक भी कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज संदीप हो जी, रहा हूं। आप मतलब नहीं, दोनों कंफ्यूज तरफ, दोनों नैया पर आप सवार होना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से देश के नागरिकों को संदेश दिया है, और ये संदेश अरे बहुत तो स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ये कह तो रहे हम हैं लोग दलित हमेशा ओबीसी कहते में हैं, बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, यही ये बात कांग्रेस, योगी ये आदित्यनाथ भी बात कह रहे हैं। हिंदू समाज एकजुट हो जाओ, एक रहोगे ये तो बात नेक रहोगे। मैं आप कह रहा कह हूं, रहे ये हैं कि हिंदू, छत्रपति शिवाजी, शाहू महाराज, महात्मा फुले का महाराष्ट्र है, यहां पर ऐसी बोली, ऐसी भाषा नहीं चलेगी। देखिए संदीप जी, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। ये महाराष्ट्र की जो भूमि है, इस भूमि में जातियों को लेके, धर्म को लेके बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और वो आज भी यहाँ के महापुरुषों के रूप में उनकी पहचान है। तो महाराष्ट्र की जनता हमेशा से एक सेकुलर तो सोच सांप्रदायिक के साथ सद्भाव काम बिगाड़ करती रही है। है बीजेपी ये नारा देकर। नहीं, अब इस नारे को भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने इस नारे को अच्छा, ये हिंदू और कांग्रेस के मुसलमान लिए से जोड़ बयान दिया था। है। अच्छा, ये बीजेपी को नसीहत नहीं थी। वो कह रहे हैं यहां उनकी के लोगों ने नसीहत, हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। चूंकि ये तो मुझे कांग्रेस लग ने रहा इसको है सीधा योगी मिसइंटरप्रिटेट किया है। आदित्यनाथ को बता रहे हैं। ना कांग्रेस ने इस नारे को जब मिस इंटरप्रिटेट किया, उससे जो प्रतिध्वनि आ रही है, उसके ऊपर ये प्रतिक्रिया दी है, जो मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जिस प्रकार से बंटवारे की टिप्पणी बात तो कर रही की है। है बीजेपी ने। यहां के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते, ये कह रहे हैं अजीत पवार। ये बात मैं वही तो आपसे कहना चाहता हूं कि उस टिप्पणी को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया है, उस पर अगर हम जो जनता की भ्रम बीच में फैला भ्रम रहे हैं पैदा हो रहा उनको। है, उसकी जानकारी भाई हम दे रहे हैं संजय अपने निरुपम साथियों तो को। कह रहे हैं अजित दादा आज नहीं समझ रहे, आगे समझ जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये लाइन बिल्कुल चलेगी। अजित दादा को समझना पड़ेगा, सीएम योगी कोई गलत बात नहीं कह रहे। संजय निरुपम कह रहे हैं कि सीधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं अजित दादा पवार। ये संजय, नहीं, मैं संजय निरुपम जी की बात से असहमत हूं। तो ये संजय निरुपम जी के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। इस प्रकार की कोई भी जानकारी या इस प्रकार का कोई अधिकृत बयान ना तो शिवसेना की तरफ से आया है, ना बीजेपी की तरफ से आया है। हम लोगों ने अपनी बात रखी है, और उस गठबंधन में अगर हमारी बात को स्वीकार किया जाएगा, थोड़ा तो मैं गोल सोचता गोल हूं घूमने लगे बेहतर होगा। तो मतलब दोनों बात है कि ऐसे ना भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ऐसे नारे होने भी नहीं चाहिए, पर कांग्रेस भी बांट रही है। पर गुलाम गौस, आपने तो बिना लार लपेट सीधा कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की देश को जरूरत नहीं है। आप तो अभी गोल गोल नहीं घूमेंगे, अपनी बात पर कायम है कि नहीं कायम है? बिल्कुल कायम हूं मैं कहता हूं, जब इस मुल्क का प्रधानमंत्री हिंदू समाज के हैं, जब इस मुल्क का राष्ट्रपति हिंदू समाज का है, जब इस मुल्क का होम मिनिस्टर हिंदू समाज का है, जब इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर हिंदू समाज का है, तो हिंदू समाज असुरक्षित का है। मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समाज भी असुरक्षित नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की खतरे में हो सकती है, जिनको कभी इस्लाम खतरे में आता है, कुछ लोगों को कभी जो है मुसलमान खतरे में आता है। उसी तरीक़ा से कुछ लोगों को हिंदू समाज आता है, कुछ लोगों को हिंदुत्व खतरे में आता है। और हमारा कथन है कि न हिंदू समाज खतरे में है, न मुस्लिम समाज खतरे में है, न हिंदुत्व खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। तो जिन लोगों की कुर्सी खतरे में आती है वो इस तरह का नारा देते हैं। नहीं, कुर्सी का जो प्यार है, कुर्सी का खतरा ही नहीं, पहले भी कुर्सी से गुलाम भाई जो प्यार है, क्या वो नीतीश कुमार को ये बात कहने से, सार्वजनिक रूप से बोलने से, ऐतराज दर्ज कराने से रोकता है क्या? एक गुलाम गौस को ये बात कहनी पड़ती है, पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये तो बहुत दिन हो गए ना, 26 अगस्त से ये नारा लगातार चलाया जा रहा है। असल में हमारे नेता बोलने से ज़्यादा काम पर ध्यान देते हैं। अच्छा, हमने बिहार के शक्ल शबाहत बदलने का काम किया है। सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, आम जनमानस की जो सुविधा है उस काम को करने का किया। समाज बंटता रहे, चाहे बोलते
समाज बंटने को उसका असर नहीं लेकर पड़ना है। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे। समाज कभी बंटने वाला नहीं है। अब कुछ लोग अपना बांटते रहे, कागज पर बोलते कुछ रहे, लोग क्या, मतलब लेकिन बीजेपी कर बिहार रही है का ना समाज सीधा तो सीधा। बंटने वाला नहीं है, मैं जानता हूँ। नहीं, ये सीधा सीधा बीजेपी कर रही है। आप गुड कॉप आप बैड कॉप इतने कर बड़े रहे हैं। पत्रकार, आप नीतीश कुछ समझते बोलेंगे नहीं। गुलाम गौस को बोलने के लिए कह दिया जाएगा कि भाई आपत्ति भी दर्ज करा दो, चित भी मेरी पट भी मेरी। यही राजनीति कर रही है जेडीयू। अगले साल चुनाव में तो आपको भी जाना है ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जाना है। जो लोग व्यवस्था है तो सबको चुनाव में जाना ही पड़ता है। तो चुनाव में जाएंगे हम लोग, अपने काम के आधार पर जाएंगे। हमने काम किया है लोगों के लिए, देश का, इस नहीं, राज्य बीजेपी का आपके वोट कोई काट समाज, रही है कोई क्या ऐसे धर्म, नारे कोई देकर? पंथ, कोई जाति ऐसी नहीं है। गुलाम गौस साहब, बीजेपी आपके वोट काट रही है क्या? ये खतरा, ये तलवार तो लटकी हुई है ना इस नारे में आपके सर पर। नहीं, मेरा वोट कटने वाला नहीं है। हमारी सरकार उनके साथ, हम उनके किसी के काटने से नहीं कटेगा। हमारा वोट काम के आधार पर, न धर्म पर, इस तरह की बातों पर हमको वोट नहीं मिला है जदयू को। हमको वोट मिला है हमारे काम पर, हमारी उपलब्धि पर और भाईचारा और वो जो विचारधारा, उसके पुट को क्या आप इनकार कर रहे हैं? पर यहां पर सौरभ मालवीय बटेंगे तो कटेंगे में अपना वोट बैंक तो साध रहे हैं, साथियों का नुकसान कर रहे हैं क्या? ये तो सीधे मतलब थोड़ा आप गोल गोल हो गए बोलने में बृजमोहन श्रीवास्तव, लेकिन गुलाम गौस बिल्कुल सीधा कह रहे हैं कि हमारा नुकसान क्यों करा रहे हैं। और ये कौन सी विचारधारा है, ये कैसी भाषा है? संदीप जी, यह साफ है कि इस देश में पहली बार वाजपेयी सरकार ने यह साबित किया था कि हमारा गठबंधन कितना मजबूत है और हम कैसे कैसे काम किए हैं, लेके घटक के चलाए हैं सभी घटकों को। इसका मतलब क्या है? वो सामाजिक समरसता है, समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना अपना काम है। इसलिए निश्चित तौर पर हिंदू समाज, अगली लाइन में वही बोल रहा हूँ और इसको ध्यान दीजिएगा और आपसे मेंशन कर रहा हूँ इस बात को कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस पर जोर दिया जा रहा है। यानी सबको तो एक हिंदू होना मुसलमान चाहिए, के एक लिए, साथ सिर्फ रहना हिंदू चाहिए। समाज के लिए क्यों कर रहे हैं? 80-20 की तो राजनीति आप कर ही रहे हैं। यही तो अजित पवार कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी हों, शाहू जी महाराज हों, ये उनकी विचारधारा है ही नहीं। करिए आप यूपी में, महाराष्ट्र में मत करिए। बड़ी टिप्पणी है ये अपने आप में। नहीं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल देखिए अजित पवार का कहना बिल्कुल साथ खड़े होकर कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र की उस भाव को कहा है जहां पर महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी की क्या मंशा थी, पूरे समाज को एक सूत्र में बांधना, पूरे तो आप समाज तो को एक साथ संप्रदाय लेके विशेष की चलना। बात कर रहे हैं ना, एक समुदाय। आप सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात समुदाय कहाँ की कर बात रहे कहाँ हैं? से आ गई? समुदाय की बात इसमें कहा है भाई? एक रहने का मतलब क्या? कोई किसी को कह रहे हैं क्या कि मुसलमान अलग चले जाएं, मुसलमान देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वोट जिहाद के चलते 14 सीटें हार गई महायुति। ये कारण नहीं बनता है। मतदाता को अपना मत देने का अधिकार है और वह मत किस तरह से देता है, किसके साथ जाता है, उस पर सवाल, उसकी मंशा पर सवाल खड़ा करना तो वाजिब नहीं है। राजनीति में काम करते हैं तो हम देश सेवा के लिए काम करते हैं और देश सेवा के लिए काम करने के लिए एक प्रकार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का आप इतिहास उठा के देखिए। अभी 2014 से आज तक सर्वाधिक। अच्छा, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे आप, तो बटेंगे तो कटेंगे आप कह रहे हैं। देश बटेगा तो कट जाएगा। ये हिंदू सनातनियों को जोड़ने का नारा नहीं है, ये बता रहे हैं क्या आप मुझे? संदीप जी, बहुत सम्मान पूर्वक इस बात को मैं कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि यह कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस देश को बांटने के लिए जाति, पंथ, मजहब और संप्रदाय में बांट के वोट बैंक को। अच्छा, आप तो बांटते ही नहीं। प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते ही नहीं। 29 पिछड़ी जाति से लोग आए हैं, राष्ट्रपति दलित हैं या राष्ट्रपति आदिवासी हैं, ये तो बताया ही नहीं जाता। जो समाज में, जो देश में मुख्य धारा में नहीं वर्ग है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम हो रहा है। तो जातिगत जनगणना करा दीजिए ना, यही तो विपक्ष मांग रहा है। नहीं, जातिगत जनगणना जाति के आधार पर होने की बात जो है उसके लिए कभी मना तो बीजेपी ने की नहीं, कभी नहीं मना की। अभी तो आप ये विपक्ष पर आरोप लगाएंगे और यहां तक आ जाएगी। पहले रंग की बात करने लगते हैं, संविधान की, लाल रंग नहीं है, नीला भी नहीं होता। अब कह रहे हैं अरे वो तो कोरे पन्नों की किताब।
मतलब यहां तक गृहमंत्री अमित शाह का बयान है, गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान है, समय आने पर जातिगत जनगणना का चित्र भी साफ हो अच्छा, जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, एनडीए बहुत मजबूत है और एनडीए की यही खूबसूरती है कि अपने स्वतंत्र विचार को रख रहे हैं। मतलब अब आप नौबत कल्पना यहां आ करिए, गई, ये बटने कटने का जो आरक्षण से भी जुड़ाव है कि जी ये संविधान की ये कॉपी, ये तो कोरे पन्ने थे, पहले रंग पर सवाल उठा रहे हैं, अब कोरे पन्नों पर आ गए। नहीं, ये वास्तविकता है। उनके हाथ में जो पकड़ा दो बोल लेते हैं, जिम्मेदार आते हैं, वो प्रतिपक्ष के ये नेता है कोई राहुल गांधी। उनको तो- ये उनको तो बीजेपी होना ने चाहिए वायरल ना। की हैं उनको- तस्वीरें इनकी। नहीं, ये वायरल क्यों करे भैया? अरे क्या भाई, मैं समझिए? जो आप बोल रहा हूँ जिम्मेदार पूरी व्यक्ति जिम्मेदारी हैं। से बोलता नहीं, हूँ, सौरभ मालवीय। नहीं, आप ये तस्वीर, वरिष्ठ पत्रकार ये हैं। दरअसल यही प्रतिलिपि लेकर, यही पॉकेट एडिशन लेकर राहुल गांधी घूम रहे थे या बांटी जा रही थी, इसकी हम कोई तस्दीक नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से वीडियो वायरल किए गए। मैं जो खबर होती है वो बताता हूं। मैं भी आपको बता रहा हूं और मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि राहुल गांधी इतने भोले और सीधे हैं कि उनको जो पकड़ा दो दिखा देते हैं और बोल देते हैं। ये आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। बेचारे करें तो क्या करें, करें तो क्या करें? अब इसमें बीजेपी का ये मतलब संविधान आरक्षण पर लड़ाई आई गई है कि ये वापस लामबंदी ना हो जाए, इसीलिए अम्बेडकर के अपमान सम्मान की बात आ गई। आपको अब कहा जा रहा है लाल रंग, मतलब ये दलित और आदिवासी, उनका अपमान नहीं हो रहा है क्या? विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है आप पर। आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं दलितों को और आदिवासियों को। ये कहा, ये तो सवाल गलत है, बिल्कुल गलत है। अर्बन नक्सल कौन है? कौन है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे देने वाले हैं। कहां नारे लगे बताइए? सजा किसको हुई? सजा नहीं, वो भी उस पर भी आ गया। देखिए आप संदीप जी, ये तो दूसरी बार आप सवाल उठा रहे हैं और मैं फिर दूसरी बार वही पूछ रहा हूं। आप उसकी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उनके बचाव जैसे ऐसा आपके बचाव का कोई मतलब नहीं, ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से बैर। वो नारा वो सही में दिया गया या नहीं दिया गया, वीडियो टेम्परिंग हुई थी कि नहीं, उसकी सच्ची तस्वीर अनएडिटेड आप फुटेज लाकर दिखाइए, मैं चलाऊंगा। इस लोकतंत्र में इस तरह के नैरेटिव करना क्या अपराध नहीं है? क्या गुनाह अरे नहीं है? नैरेटिव तो आप भी करते हैं, अब नैरेटिव में नहीं जाएंगे। लेकिन चरण सिंह सापरा, एक मिनट, चरण सिंह सापरा, मतलब किताब भी मिली तो कोरी संविधान की किताब लेकर चल पड़े, बांटने लगे। वो तस्वीरें तो यही दिखा रही हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को मजबूत कहती थी, वो आज किसी न किसी कारण से मजबूर नजर आ रही है। यानी राहुल गांधी जी ने जो विषय उठाया है, संविधान का विषय उठाया है या आरक्षण का विषय उठाया है, उसको भारतीय जनता पार्टी काउंटर नहीं कर पा रही है। इसी तरह से इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। पहले उन्होंने कलर का मुद्दा उठाया, फिर जब तस्वीरें आ गई कि रामनाथ कोविंद जी को वो वही कलर की किताब मोदी जी दे रहे हैं या फिर अमित शाह वो किताब रिसीव कर रहे हैं, तो फिर अब पेपर पे आ गए हैं। दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, वो काम कर रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल से इस देश पर राज कर रहे हैं, जिनको एक बार और सत्ता मिली है, वो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के आधार पर अपनी राजनीति महाराष्ट्र में और झारखंड में अगर सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, अमित शाह का आपने जिक्र किया। अमित शाह कह रहे हैं राहुल बाबा संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं, आस्था और विश्वास है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और उसमें भी जालसाजी कर रहे हो। किताब के सारे पन्ने कोरे थे। देखिए मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से चलते हुए जो लोग हैं, 1949 से लेकर के 1950 से लेकर के आज तक का इतिहास देखें तो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से चलने वाले लोग हैं, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का हमेशा विरोध किया, उसकी कापियां जलाई, 1949 में 50 में भी जलाई और अभी 2 साल पहले भी दिल्ली में जलाई। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का और आपने वोट मांगने का जरिया बना लिया है संविधान को भी, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं दलित और ओबीसी समाज को आप बांटने की, जातियों में बांट रहे हैं। वो जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो नारा कांग्रेस अपना ही नारा खुद भूल गई है, जात पात याद आ गई। संदीप जी, अगर हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसका ये मतलब नहीं होता कि हम संविधान विरोधी है। उसका ये मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है या आरक्षण विरोधी है।
क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम जातिगत जनगणना करने के लिए तैयार है? अभी जेडीयू के जो नेता है पैनल पर, जेडीयू ने तो ऑलरेडी जातिगत जनगणना करा दी है। इसी तरह से क्या ओम प्रकाश राजभर मानेंगे? क्या अजीत पवार मानेंगे? अभी अजीत पवार के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि अजीत पवार ने खुद जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। इसी तरह से अगर आप और इनके पार्टनर हैं, चाहे पीडीपी नहीं, वो तो पूरी लंबी लिस्ट है। ओम प्रकाश राजभर से लेकर संजय निषाद से लेकर अनुप्रिया पटेल से लेकर जेडीयू से लेकर सब लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है? भारतीय जनता पार्टी सवाल ये है आपने क्यों नहीं कराई 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में और 2011 में? सरकार आपकी थी, करवा लेते जातिगत जनगणना। आप भी तो कन्वीनियंट राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कन्वीनियंट राजनीति नहीं, ये आरोप गलत है। हमने 2011 के अंदर जो सर्वे कराया है, जो जनगणना की, उसका ये डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 2014 तक आप कर देते। नहीं, मैं उस पर भी आता हूं। अगर 2013 में हमारे निदर्शन में ये आया है कि उसके अंदर कुछ त्रुटियां है, उसको ठीक करने के लिए अगर भेजा है, त्रुटियां क्या आपको लगा? मतलब सियासी नुकसान ना हो जाए इसलिए दबा दी? जरा भी नहीं, ये आपकी धारणा है, ये आपकी धारणा है। सच्चाई ये है कि 10 साल के अंदर अगर ये सरकार वो त्रुटियां ठीक नहीं कर सकती, तो ये नजर आता है कि ये तो मतलब हर कोई अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है और इसमें एक बिल्कुल ही विपरीत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। क्या फराज, आप बटेंगे तो कटेंगे नहीं, आप कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अरे बांट तो आप रहे थे, पीडीए आपका नारा ही क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को आप बांट रहे थे। पहले मुस्लिम यादव वोट बैंक था, उसको बढ़ाने के लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कर दिया। अब कहेंगे जी जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जोड़ कहां रहे हो? आप भी तो बांट रहे हो। देखिए संदीप जी, कितनी अच्छी बात है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी कि वो जुड़ने की बात कर रहे हैं। संदीप जी, वकार बाराबंकी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो ये पीडीए है उसको अपनी 4 लाइनों में वो किया है। वो बोलते हैं कि हम अपने जीते जी नजरे खिजान नहीं होने देंगे, कभी बर्बाद अपना गुलिस्तान नहीं होने देंगे, है जब तक जिस्म में जान रगों में खून बाकी है, कभी कमजोर अपना गुलिस्तान नहीं होने देंगे। संदीप जी, अभी बात हो रही थी, हमारे आरएसएस सौरभ भाई भी बात कर रहे थे संविधान की और आरक्षण की। देखिए, ये मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है बंच ऑफ थॉट संदीप जी, और इसके पेज नंबर 356 पर, इसके पेज नंबर 356 पर गोलवलकर जी क्या लिखते हैं आरक्षण के बारे में। आपको तो ये पता ही है, मैंने आपके एक आध शोज में सुना है कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की मुखालिफत करते हैं। दूसरा संदीप जी, इसी किताब में लिखा हुआ है पेज नंबर इसमें पेज नंबर 238 पर कि जो भारत का संविधान है उसके बारे में गोलवलकर साहब की क्या राय है। अब पढ़ेंगे अगर तो 2-3 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन आपके दर्शकों के लिए पढ़ दीजिए की जो संविधान को लेकर के और ऑपरेटिव लाइन पढ़ दीजिए जी। पेज नंबर 238 पर लिखा हुआ है, जी मैं 2 लाइनें पढ़ देता हूं। आर कॉन्स्टिट्यूशन 2 इज जस्ट अ कम्बर्सम एंड हेट्रोजीनियस पीसिंग together of various articles from various constitutions of western countries. It has absolutely nothing which can be called our own. अब संविधान में अपना क्या है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर उधर से बहुत सारी चीजें, जानकारियां और अनुच्छेद डालकर और संविधान बना दिया। जी आप संदीप जी क्या है? नहीं, ये तो अच्छा किया। और आप क्या कर रहे हैं? इधर उधर से पिछड़ा दलित वो ले लो, मुस्लिम यादव से आगे बढ़ना है। आपने अभी मूल सवाल का जवाब नहीं दिया फराज। बंच ऑफ थॉट्स तो ठीक है, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड, वो भी मैंने पूरी पढ़ी हुई है गोलवलकर की, पर पहले अपनी राजनीति को बताइए। आप कैसे नहीं बांट रहे? नहीं, संदीप जी, हमारी राजनीति जो नेताजी ने शुरू की थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई, उसको धार आदरणीय अखिलेश यादव जी दे रहे हैं पीडीए से। और पीडीए में अगर आप देखिएगा तो 90% जो समाज है वो आ जाता है, जो कि सोशली इकोनॉमिकली क्योंकि बीजेपी ने आपको इस खेल में मात दे दी। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ओबीसी समाज का व्यक्ति तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है और कांग्रेस
और उन्होंने विपक्ष का नाम नहीं लिया, पर मैं आप पर भी ये लागू कर रहा हूं बयान, कांग्रेस और बाकी विपक्ष भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपकी नींद उड़ी हुई है। फराज भाई, आपसे ही है सवाल। अच्छा सॉरी जी संदीप जी, मैं ये बोला था, आवाज थोड़ी बीच में ब्रेक हो गई थी, तो नहीं, मैं ये प्रधानमंत्री बोल रहा कह था रहे हैं कि देखिए, जो तीसरी आज बार की पिछड़ी तारीख जाति में का पहले- शख्स वो प्रधानमंत्री बन रहा है, इसी बात को लेकर आपके मन में मरोड़ है। ठीक। आप ये बात कभी हजम ही यही- नहीं कर पा रहे। यही मेरा संदीप जी, यही प्रॉब्लम है कि इस देश का जो SC ST और OBC है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को तो OBC कहकर के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन आज भी इस देश के गटर, आज भी इस देश के टॉयलेट, और आज भी अगर इस देश की कोई गंदगी साफ कर रहा है तो उसमें 92% लोग SC ST और OBC से हैं। लेकिन अगर IIT में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो 80% लोग जनरल कैटेगरी के बनेंगे। ये IIT भुवनेश्वर की रिपोर्ट है। संदीप जी, इसी तो इसी कोरे सोशल पन्ने जस्टिस का एंड संविधान एम्पावरमेंट लेकर मिनिस्ट्री आप की रिपोर्ट आरक्षण है। देंगे, आप जनप्रतिनिधित्व और पिछड़े वर्गों का, दलितों का नौकरियों में पुट बढ़ाएंगे, कोरे पन्ने संविधान के लेकर। देखिए संदीप जी, कोरे पन्ने उसमें थे कि नहीं थे या क्या था, इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है संदीप जी, वो एक झूठ की पूरी मशीन है। इनका सुबह से लेकर के शाम तक ये लोग बस झूठ बोला करते हैं। अब उसमें बेसिकली हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो राहुल जी के ऊपर है कि वो नहीं, कोरे इसमें तो पन्ने खैर थे कि संविधान नहीं की थे। जो एक बात वो है, लिखा हुआ- संविधान के कोरे पन्नों पर बीजेपी आपत्ति कर रही है, इसमें भी एक डिलीशियस आयरनी है। संविधान को आरएसएस ने सीधे सीधे कब एक्सेप्ट किया? ये तो बंच ऑफ थॉट्स की ही बात कर रहे ये हैं। उसके बाद तक बहुत दिनों तक बहुत दिनों तक संविधान को नहीं माना। मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, सुदर्शन जी जब सरसंघचालक थे, उन्होंने खुलेआम आलोचना की थी। उन्होंने मतलब क्या क्या कहा था, वो उस समय का अखबार उठा के देख लीजिए आप, सब छपा हुआ है। तो ये तो बहुत लेटर ऑन आकर के संविधान को एक्सेप्ट किया। तो और पर ये बटेंगे तो कटेंगे वाला खेल ये एनडीए को भी बांट दिया है, और वोट किसके कट रहे हैं और किसके ज्यादा कटेंगे, इस पर आ गई है अब सारी की सारी राजनीति। देखिए, जो लोकसभा चुनाव के बाद जो पिछड़ों का ध्रुवीकरण हुआ उत्तर प्रदेश, खास करके महाराष्ट्र में, 2 राज्यों में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का ध्रुवीकरण जो हुआ इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और जिससे नतीजे जो है वो नहीं आए बीजेपी के पक्ष में, जो उसकी उम्मीद थी। 70+ की उम्मीद उनको उत्तर प्रदेश में थी और 35-40 के आसपास उनको महाराष्ट्र में उम्मीद थी लोकसभा सीटों की। वो मामला बिल्कुल उलट गया। यहाँ पर उपेंद्र पांडे हैं हमारे दर्शक, ये जयपुर से बहुत ज्यादा लोगों के सवाल आने लगे हैं। ये एक दिलचस्प बात है। वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, पर महायुति और एनडीए के दलों का असहज होना असल में वोट बैंक की सियासत से जुड़ा है। वो चूंकि राजस्थान से है ना, राजस्थान में भी वही हुआ है। हाँ। राजस्थान में भी 11 सीटें जो बीजेपी हारी है, हाँ। तो वो वहां भी ध्रुवीकरण एनडीए के खिलाफ हुआ। हाँ। उसी आधार पर, जो सामाजिक समीकरणों के आधार पर। हाँ। तो जो एक अम्ब्रेला बनाने की कोशिश की गई थी हिंदुत्व का, जिसमें सबको जोड़ा गया पर था। ये नारा क्या घटकों को कमजोर कर रहा है? राम कुमार हैं झांसी वासी, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। भाई निश्चित रूप से ये नारा इसलिए कमजोर कर रहा है घटकों को कि खासकर अजीत दादा पवार की तकलीफ तो सामने आ गई। जेडीयू के गुलाम गौस खान साहब ने भी यही बोल गुड दिया। कॉप बैड कॉप हो रहा है। बीजेपी उनको अलाउ कर रही है, ये 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000 मदरसों में शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाई गई ना, पगार बढ़ाई गई। वो तो इसलिए है कि अजीत दादा पवार जो थोड़े बहुत माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट खींच सके, तो महाविकास अघाड़ी का नुकसान हो सके। ये तो वो एक रणनीति के तहत है। और अजीत दादा पवार जो बोले हैं, जो ब्रजमोहन जी भी कह रहे थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। ये बात वो बंद कमरे में भी कह सकते थे, लेकिन वो एक मैसेजिंग है। मैसेजिंग ये है। गंकेश टंडन है भिलाई छत्तीसगढ़ से, वो कह रहे हैं बीजेपी हो या कांग्रेस, बिना हिंदू मुसलमान का नाम लिए कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। अपने अपने वोट बैंक के, भाई बीजेपी को लगता है ये कांग्रेस ने मुसलमानों को लामबंद कर दिया। वोट जिहाद शब्द ऐसे ही नहीं इस्तेमाल हो रहा है जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और ये दलितों में पिछड़ों में भी सेंधमारी कर रहे हैं। तो उनका पलटवार होता है कि बटोगे तो कटोगे, तो भाई 80 वाले तुम साथ हो जाओ। देखो संदीप, ऐसा हिंदू है, मुसलमान दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने नारा सबसे पहले दिया, बटोगे तो कटोगे। अब बटोगे, फिर उसके बाद मोहन भागवत जी ने हिंदू समाज की एकता की बात की और कहा। इसमें भी एक दिलचस्प बात है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट चल रहा था, उनके नारे को प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं और सरसंघचालक भी।
नहीं, मैं तो इसको उल्टा मानता हूँ। मुझे लगता है इस संघ का ये संदेश है कि हमको हिंदुत्व को, हिंदू समाज को एकजुट करना है, और वो कहलवाया गया योगी आदित्यनाथ से। और अब उसमें थोड़ा नुआंस, प्रधानमंत्री एक हैं तो सेफ हैं लेकर प्रधानमंत्री चूंकि एक संवैधानिक पद पर हैं, हाँ। और वो इस तरह से सीधे सीधे हिंदू समाज या मुस्लिम समाज बात नहीं कर सकते, लेकिन भागवत जी ने तो सीधे हिंदू समाज की बात की है। और हिंदू समाज अगर एकजुट हो तो किसके खिलाफ एकजुट हो, ये स्पष्ट करिए। भारतीय एकजुट हो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं। नेताओं की भाषा ऐसी होनी चाहिए। ये हमारे दर्शक हैं पटना से, ये वापस लेकर आइए स्लाइड, कि नेताओं की भाषा कैसी हो। विजय कुमार पांडे हैं, वो कह रहे हैं जिससे सद्भावना बढ़े, लेकिन यहां तो भ्रम फैलाया जा रहा है। पांडे जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि देश में राजनीति सद्भावना बढ़ाने वाली हो, लेकिन सद्भावना से ध्रुवीकरण नहीं होता है ना। ध्रुवीकरण की राजनीति जब होती है, चाहे वो जातीय ध्रुवीकरण हो चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, तो उसमें हमेशा इसी तरह की बातें की जाती हैं जो भावनाओं को भड़काएं, और भावनाओं को भड़का करके उनके आधार पर वोट बैंक में लोकसभा चुनाव की गूंज अभी भी महसूस हो रही है इन नारों में कि भाई वही लामबंदी ना हो जाए, वो दलित ना छिटक जाए, वो गठबंधन ना बन जाए कि भाई मराठा, मुस्लिम और दलित ना आ जाए साथ में, तो महाविकास अघाड़ी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए, ये एक तरह से महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव थोड़ा सा इससे अलग था, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह से लोकसभा का 2024 का चुनाव हुआ था उन्हीं नारों पर हो रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी जो है दो मुद्दे उठा रही है, एक तो वो गद्दारी वाला मुद्दा, महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा, और दूसरा जो है उन जातियों का सामाजिक समीकरण। ऐसा लगता है हरिहर सिंह पटेल हैं मध्य प्रदेश से, नागौद से, वो लिख रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा चुनाव की रणनीति महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश कर रही है कि भाई ये तो आरक्षण विरोधी हैं, और इन्होंने तो ये खामखा ये संविधान की बात उठाई है, गलत चीज कर रहे हैं, ये तो खुद संविधान के खिलाफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी तरफ जाता दिख रहा है, या ले जाने की कोशिश है, या दरअसल कांग्रेस ने अपनी पिच पर खेलने को मजबूर किया है बीजेपी को। देखिए, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही इन्होंने, जो पटेल साहब हैं जो आपके, कि उन्होंने ये बीजेपी हरियाणा चुनाव को की जो जीत है उसको दोहराना चाहती है महाराष्ट्र में उसी तरीके से। हाँ। इसीलिए यहाँ पर भले उन्होंने नारा न दिया हो, लेकिन एक मैसेज ये हुआ कि 36 बिरादरी में 35:1 जो मैसेजिंग जो थी, यहां भी करीब करीब कोशिश यही है कि भाई सब बाकी सब एकजुट हो जाओ किसी एक शक्तिशाली समुदाय के समानांतर। जितेंद्र वर्मा हैं, फतेहपुर वासी हैं यूपी में, वो कह रहे हैं कि ये जो बांटने की जो राजनीति है ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, और बांटने का काम कांग्रेस ने भी खूब किया है। अब इसमें दिखता है कि इनका रुझान बीजेपी की तरफ है, तो ये कह रहे हैं हाँ बीजेपी भी करती पर कांग्रेस भी करती आई है। नहीं, वो तो अपने हिसाब से हर व्यक्ति का अपनी अपनी राय होती है। हाँ। उनको कांग्रेस में बंटवारे की राजनीति लगती है, दूसरों को बीजेपी में लगती है, लेकिन ये जरूर है, देश का फायदा हो रहा है क्या? देश का तो नुकसान होता है। इससे राजनीतिक डिविडेंड्स भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक क्या राजनीति का ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है कि बटेंगे या कटेंगे, देखिए जुड़ेंगे या जीतेंगे, उस आधार पर आपको समीकरण बनते दिख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है, मैं यहाँ किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी का नारा ज्यादा सकारात्मक है। वो कह रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। बात वो भी वही कह रहे हैं कि बटो मत, एकजुट हो जाओ। वो भी कह रहे हैं चौधरी एक साथ जुड़ो। हैं, ये कह रहे हैं पहले राजनीति विचारधारा की लड़ाई मानी जाती थी, अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई लग रही है। और बृजमोहन श्रीवास्तव, कानाराम क्या, Isn't he hitting the nail on the head? अलग अलग विचारधारा, आपका और बीजेपी का कहां कोई मेल विचारधारा को लेकर। सत्ता सुख भोगने के लिए साथ आए हो, तो अब विचारधारा की लड़ाई तो पुरानी हो गई, अब तो सत्ता कैसे चखा जाए उसका स्वाद, खेल वहां है। नहीं संदीप जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। हाँ। हम लोगों का जो गठबंधन है ये देश के विकास और महाराष्ट्र के विकास को लेकर है, क्योंकि हम गठबंधन के सारे साथियों का ये विश्वास है, नहीं हम गठबंधन के सारे साथियों का, एनडीए के गठबंधन के सारे साथियों का विश्वास है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश के विकास की बात को ऐसे नारों में पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसे नारों में विश्वास नहीं है। हाँ, तो ये जो इस प्रकार के जो नारे हैं उस पर उनको बैठ के बात की जा सकती है और उनका एक सही ये चीज आप पर भी लागू होती है। मतलब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, और आपका 36 का आंकड़ा इतने सालों तक रहा, पर वही सत्ता सुख भोगने के लिए आ गए साथ में। लड़ाई विचारधारा की तो है ही नहीं,
आप विचारों की जो लड़ाई बना रहे हैं वो दरअसल है ही नहीं, लड़ाई सत्ता की है। बोलिए चरण सिंह सापरा, सवाल खत्म हो गया, बहुत देर हो चुकी। हाँ, मेरा कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे ये नारा जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एक SOS कॉल है, प्राण संकट संदेश है ये। उनको लग रहा है और उनको पता है कि हम विकास के नाम पर या महिला सुरक्षा के नाम पर या रोजगार के नाम पर ये तमाम सारी चीजों पर महाराष्ट्र के अंदर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए ये उन्होंने अपनी पुरानी टूल किट का हिस्सा जो है वो निकाला है। यानी भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है तब तब ध्रुवीकरण और नफरत को आगे करती है। यही इन्होंने लोकसभा में किया। क्या बोले थे नरेंद्र मोदी? हिंदू मुसलमान घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र की बात करे थे, मुजरे की बात करे थे, भैंस छीन के ले जाएंगे। क्या हुआ उसका? महाराष्ट्र के अंदर उसका कोई असर नहीं हुआ। महाराष्ट्र के अंदर 23 सीटें लड़े, 9 सीटें जीत करके आए, उतनी ही बुरी तरह से अभी हारेंगे। अजीत पवार ठीक बोल रहे हैं, जैसे ताल ठोक रहे थे आप हरियाणा में भी। और संजय निरुपम जो है वो अजीत पवार को नसीहत दे रहे हैं। महायुति के अंदर खुद ही गड़बड़ है, खुद ही बटे हुए हैं। गणेश पाटिल हैं, हमारे दर्शक महाराष्ट्र से ही आते हैं। एक सेकंड चरण सिंह सापरा भाई, एक सेकंड सुनिए। गणेश पाटिल हैं, वो कहते हैं चुनाव आते ही कोई आरक्षण की बात करने लगता है, कोई अपनी जाति की बात करता है, लेकिन सच में उत्थान के लिए काम कौन कर रहा है? असल सवाल यह है, मुद्दे कहीं गौण हो रहे हैं क्या? बड़ी बस खाके बांधकर बांटना, तोड़ना, जोड़ना, एक खाका वो हो गया, एक संविधान हो गया, कौन बदल देगा कौन नहीं बदलेगा, असल मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही। और अभी तक महाराष्ट्र के असल मुद्दों पर क्या हमने चर्चा की है या कहीं होती दिखी है आपको? नहीं, कोई राजनीतिक दल असल मुद्दे उठा ही नहीं रहा। दोनों तरफ से सामाजिक समीकरण को ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। एक तरफ यह है कि हिंदुत्व का ध्रुवीकरण हो जाए, दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय के नाम पर जातियों का ध्रुवीकरण होता है वो हो जाए। तो दोनों तरफ ये इक्वेशन की बात हो रही है। फंस गए हैं इसमें बीच में अजीत दादा इसलिए फंस गए हैं कि सारे टाइम तो उन्होंने वो राजनीति की, एनसीपी की, जो कांग्रेस एनसीपी की राजनीति रही है। अब वो आ गए हिंदुत्ववादियों के खेमे में, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ। अब वो उनके साथ ये छटपटाहट है कि वो करें क्या। अब वो ठीक है, देश के विकास के लिए मोहन जी कह रहे हैं, लेकिन जब वो उप मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे के साथ, तो क्या महाराष्ट्र का विकास नहीं हो रहा था क्या? नहीं, ये दिक्कत तो जेडीयू के सामने भी मुंह आई खड़ी है ना। गुलाम गौस साहब 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। यही विचारधारा की लड़ाई तो रही नहीं, सत्ता की लड़ाई है। आपको जब तेजस्वी सूट करता है, तेजस्वी के साथ हाथ मिला लेते हैं, चाचा भतीजा एक हो जाते हैं। जब बीजेपी सूट करती है, बीजेपी साथ आ जाती है। नहीं, हमने हमेशा विचारधारा पर काम किया। हमने जातीय जनगणना कराने का काम किया, 65% आरक्षण देने का काम किया, हमने बच्चियों को साइकिल देने का काम किया, हमने जो है प्रोत्साहन राशि देने का काम किया, हमने सभी समाज का काम किया है। इसलिए हमारे विचारधारा में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, चाहे हम किसी के साथ रहें। हम लोग समाजवादी परिवार से आते हैं और जो हमारे सामने लाइन खींची हुई है समाजवाद की,